ये क्या बला है? रोजाना आप अखबार खोलते हैं, उसमें लिखा होता है कि भारत की जीडीपी 8.7% को कहता है, कभी कहा जाता है कि 9% है, कोई कहते हैं, प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हम 12% जीडीपी हम हासिल कर सकते हैं, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम तो कहा करते थे कि हम 14% भी कर सकते हैं। रोजाना आप जीडीपी पढ़ते हैं और आपको लगता है कि जीडीपी जितनी बढ़ेगी उतनी देश की तरक्की होगी। आप लोग सब शामिल हैं उसमें। कभी किसी ने कोशिश की जानने की जीडीपी है क्या? मैं जहां जहां गया देश में, बाहर भी, मैंने लोगों से यह सवाल पूछा कि ये जीडीपी क्या होता है। मुझे एक भी आदमी का हाथ नहीं खड़ा हुआ महसूस हुआ जो मुझे उस बात का जवाब दे सके जिसकी हमें, एक तो डेफिनेशन होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है, आम आदमी की भाषा में जीडीपी का क्या मतलब है, ये हमें आज तक किसने नहीं समझाया। एक बार मेरी माता श्री ने मुझे कहा कि ये रोजाना मैं अखबार में पढ़ती हूं जीडीपी, ये क्या है, ये जीडीपी समझाओ। तब मुझे समझ आया कि असली काम तो ये है कि माता जी को मैं कैसे समझाऊं कि जीडीपी क्या चीज है। मैंने उनसे कहा, और मैं आपसे समझ कह रहा हूं, जीडीपी एक्चुअली इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट एक्सचेंजेस हैंड्स। यानी जीडीपी, जो पैसा आप आदान प्रदान करते हैं लिखित में, उसको हम जोड़ लें तो वो जीडीपी बनती है। समझ जाइए आप अगर लिखित में एक पैसा लेन देन करते हैं, आपने दिया, किसी ने लिया, तो वो ऐड हो गया, वो जीडीपी बन जाती है। अब देखें जरा, अगर एक पेड़ खड़ा है तो जीडीपी नहीं बढ़ती, लेकिन अगर आप उस पेड़ को काट देते हैं तो जीडीपी बढ़ती है। आपको समझ आ गया? अगर आपने पेड़ को काट दिया तो फिर काटने और उसमें सारा प्रोसेस में पैसा आदान प्रदान हुआ तो जीडीपी बढ़ गई। लेकिन अगर पेड़ खड़ा है तो उसमें कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही है तो जीडीपी नहीं बढ़ती। अब आप मुझे बताइए कि आपको चाहिए कि आपको जीडीपी चाहिए? पेड़ चाहिए आपको। अगर आप इस देश के सारे पेड़ काट दो, जितने पेड़ लगे हैं, तो प्रधानमंत्री को या यूपीए को या एनडीए को कुछ करने की जरूरत नहीं है, जीडीपी बढ़ जाएगी। हमारी जीडीपी 27% हो जाएगी। आज तो हम 8.7 की बात कर रहे हैं, अगर आप सारे पेड़ काट दो इस देश के तो जीडीपी हमारी 27% हो जाती है। आप बताइए, आपको 27% जीडीपी चाहिए कि नहीं? यह जीडीपी का चक्कर बहुत जरूरी है समझना हमें, क्योंकि हर रोज ये आपको बताया जाता है जीडीपी होती है। अब देखिए, हरिद्वार के पास गंगा बहती है, अभी पहले भी कहा झुंझुनवाला साहब ने और बाकी सब कहते हैं, गंगा प्रदूषित हो चुकी है, नर्मदा प्रदूषित हो चुकी है, नदियां सब प्रदूषित हो रही हैं। अगर आपने अपनी जीडीपी को बढ़ाना है तो नदियों को गंदा करिए तो जीडीपी बढ़ती है। अब देखें कैसे, अगर नदी साफ बह रही है तो जीडीपी नहीं बढ़ती। अगर आप नदी गंदा करते हैं तो जीडीपी 1 नहीं 2 नहीं 3 बार बढ़ती है। अब देखें 3 बार कैसे बढ़ती है। पहले तो आपने उसके आसपास ऐसे प्रौद्योग लगाए, ऐसे उद्योग लगाए जो कि प्रदूषित करते हैं उसको, नदी को, पानी को, वो जीडीपी बढ़ गई। जो उसमें से पोल्यूशन निकला, जो प्रदूषण हुआ नदी का, वो पानी में, फिर आप 1000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लेके आएंगे, ब्रिटिश डीएफआईडी दे या यूएस एड दे, कोई भी दे, 1000 करोड़ रुपए का आया प्रोजेक्ट, तो वो जीडीपी फिर बढ़ गई, 1000 करोड़ रुपए हो गए। फिर आपने और मैंने वो पानी पिया, बीमार हुए, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को फीस दी, उसने फीस ली, जीडीपी फिर बढ़ गई। ये तो बढ़िया मॉडल है जीडीपी बढ़ाने का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बार एक सभा में मुझे बोलते हैं, एक गोविंद जी भी थे, वहां पर उन्होंने कहा कि जब मैं तो यमुना पुत्र हूं, नर्मदा पुत्र हूं, और मैं नदी को साफ रखना चाहता हूं, लेकिन जब डेवलपमेंट की बात आती है तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। मैंने उनसे कहा कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, बड़ी सिंपल चीज है। आप अगर अपनी जीडीपी बढ़ाना चाहते हैं तो नर्मदा को गंदा करिए, तो 1 नहीं 2 नहीं 3 बार आपकी जीडीपी बढ़ जाएगी। आपको क्या रखा है बाद में क्या होता है? आप जब रिटायर होंगे या छोड़ के जाएंगे तो आप ये कह सकते हैं कि मेरा कार्य है कि मध्य प्रदेश की जीडीपी को इतना बढ़ा दिया। जब आप कार लेते हैं, चाहे वो नैनो लें 2 लाख की, या आप 2 करोड़ की कार लें जो आजकल आ गई हैं, तो आपने पैसा दिया, किसी ने पैसा लिया, तो जीडीपी बढ़ गई।
जब आपने कार को चलाया तो आपने पेट्रोल का उपयोग किया, वेयर एंड टियर हुआ, जीडीपी फिर बढ़ गई। कार जब आपने चलाई तो कार से प्रदूषण हुआ, आप बीमार हुए, किसी को रेस्पिरेटरी डिजीज हुई, किसी को अस्थमा हुआ, जो भी होता है, आप बीमार हुए, आप डॉक्टर के पास गए, आपने फीस दी, उसने फीस ली, फिर जीडीपी बढ़ गई। जितनी कारें आएंगी देश में उतनी जीडीपी 3 बार बढ़ जाएगी। और इस देश में रोजाना 4000 से ज्यादा कारों जो है खरीदी जाती है, रोजाना 25,000 से ज्यादा मोटरसाइकिल खरीदे जा रहे हैं। सरकार भी इसकी तरफ जोर देती है क्योंकि यही एक तरीका है कि देश की जीडीपी बढ़े। अगर आप जीडीपी को और देखना चाहते हैं तो जैसा पहले स्वामी जी ने कहा कि हमारा जीडीपी 60 लाख करोड़ कहा स्वामी जी आपने, अभी जो जी, सिर्फ 36 परिवार देश के ऐसे हैं जिनकी टोटल इकोनॉमिक वेल्थ जो है वो देश की जो जीडीपी है उसका 1/3 है। अगर इन 36 को देश निकाला हो जाए, या वो अमेरिका चले जाएं या पाकिस्तान चले जाएं या जहां भी जाएं, तो आप देखिए हमारी जीडीपी कितनी कम आ जाती है। 1/3 देश की जीडीपी कम, यानी 40,000 करोड़ पे आ जाती है। सिर्फ 36 परिवार। दारू पीने से भी जीडीपी बढ़ती है ना, ये और रोगी होने से भी जीडीपी बढ़ती है। बिल्कुल ठीक है स्वामी जी, उस पर अभी आप जैसे आप कह रहे हैं, अभी रशिया के जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं उनको अपना बजट पेश करना था, उनकी जीडीपी का बहुत बुरा हाल है, हमारी जीडीपी तो ग्रो कर रही है। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं ऑनेस्टली ये चाहता हूं कि मेरे देश के लोग मेरी सहायता करें। कैसे करें? आप सिगरेट पीना शुरू कर दीजिए और आप वोडका पीना शुरू कर दीजिए। बहुत ऑनेस्टली कहा उन्होंने, जितनी आप सिगरेट पिएंगे जीडीपी बढ़ती है, जितनी आप शराब पिएंगे जीडीपी बढ़ती है। क्यों? किसी ने पैसा दिया, किसी ने पैसा लिया। तो सिगरेट बेच के भी आपकी जीडीपी बढ़ती है, शराब बेच के भी आपकी जीडीपी बढ़ती है। ये रशिया के फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने खुद एक्सेप्ट किया है। अब हम आए अपने कृषि के क्षेत्र में जीडीपी कैसे बढ़ती है। आपने कोका कोला देखा, स्वामी जी ने अमिताभ बच्चन से कहा, अमिताभ बच्चन जी मान गए, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट बंद कर दी। बहुत बड़ी बात है जो स्वामी जी ने की, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखते हैं हर रोज कोका कोला की, पेप्सी कोला की एडवर्टाइजमेंट होती है। कोका कोला और पेप्सी कोला सब जानते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन अखबारों में छपता है कितना हानिकारक है आपकी सेहत के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी सब सरकारें उसकी तरफ चुप हैं, आंखें बंद की हुई हैं। क्यों? क्योंकि जब भी आप कहते हैं ठंडा मतलब कोका कोला, तो देश की जीडीपी बढ़ती है। आपने बोतल ली, आपने कहा ठंडा मतलब कोका कोला, तो जीडीपी देश की बढ़ गई। और एक नहीं 2 बार बढ़ गई। एक बार तो आपने बोतल खरीदी, दूसरी बार आज आपने पिया तो बीमार भी आप होंगे। तो सरकारें क्यों जाती हैं? वो जानती हैं कि इससे जीडीपी बढ़ती है। ये कोका कोला की बात नहीं है। अगर आप बाकी अपने एग्रीकल्चर जो आप प्रोड्यूस लेते हैं उनका भी अगर हाल देखें तो हमें समझने की जरूरत है क्या हो क्या रहा हमारे साथ। ये जो आज नया आ गया, जिसका पहले आप कई जिक्र किया हमारे मित्रों ने, कि आजकल लोगों के पास समय ही नहीं है पैदा करने के लिए, खाना पकाने के लिए। अमेरिका में 1.5 मिनट कहा पांडुरंग जी ने, वो 1.5 मिनट के का जो इम्पैक्ट है वो देख लीजिए। आज अमेरिका में 4 लाख लोग हर साल मरते हैं क्योंकि वो खाना खाते हैं। फूड इज द बिगेस्ट किलर इन अमेरिका टुडे। क्योंकि वो जंक फूड है जिसकी हम बात करते हैं, वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है उसकी बात करते हैं, वो खाने से आपको बीमारियां होती हैं, ओबेसिटी उसमें सबसे ज्यादा है, मोटापा ज्यादा होता है। 62% अमेरिका की जो पॉपुलेशन है वो क्लिनिकली ओबीज है। हमारे देश में 62% लोग तो माइल नरिश्ड है, अंडर नरिश्ड है। तो ये जो है जीडीपी को बढ़ाने का वो तरीका बड़ा सिंपल है कि जैसा जितना ज्यादा आपका खाना, जितना आपका भोजन जो आप खरीदते हैं मार्केट से भी, जितना ज्यादा उसमें प्रदूषण या कंटेमिनेशन जो होगा उतना ज्यादा जीडीपी बढ़ता है। अब देखिए कैसे, आपने ये पदार्थ लिए मार्केट से, आपने खाए, जैसा कि संगीता जी ने बताया कैसे आपको एंडोक्राइन डिसरप्शन होती है, कैसे आपके थायराइड बढ़ता है। स्वामी जी आपको इस बारे में बहुत बताएंगे कैसे इसका इफेक्ट बढ़ता है। आपको बीमारियां होती हैं, आपकी दवाइयां ज्यादा बिकती हैं, हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा होती है। वो एक जब इंडस्ट्री बढ़ती है, पहले तो एक फूड इंडस्ट्री की ग्रोथ हुई तो जीडीपी बढ़ी, फूड इंडस्ट्री ग्रोथ होगी, जीडीपी बढ़ी, फिर उसके साथ हॉस्पिटल और फार्मास्यूटिकल्स की ग्रोथ हुई, तब भी जीडीपी बढ़ गई। लेकिन एक और इसमें रोल भी है इंश्योरेंस का। जितनी ज्यादा आप दवाइयां खरीदोगे उसकी उतनी ही आपको इंश्योरेंस की जरूरत भी है। तो दुनिया में ये 3 सेक्टर ऑपरेट करते हैं, फूड, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिसिन, और तीसरा
इंश्योरेंस। तो ये फूड जो है, जब फूड आप करते हैं तो आप देखते हैं जीडीपी बढ़ती है, और साथ में उसकी मेडिसिन की ग्रोथ होती है तब भी जीडीपी बढ़ती है, और तीसरा जब मेडिसिन की ग्रोथ होती है, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, तो इंश्योरेंस की ग्रोथ होती है। और यही एक कारण है कि जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं दुनिया की, वो पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं फूड के स्टॉक्स में। अब इंश्योरेंस की कंपनियां फूड के इसमें पैसा क्यों इन्वेस्ट करती हैं? $2 बिलियन उन्होंने इन्वेस्ट किया है फूड के अंदर, ताकि आप जितना ज्यादा खराब फूड प्रोड्यूस करेंगे उतनी जीडीपी बढ़ेगी और उतना ही ज्यादा इन तीनों कैटेगरीज का व्यापार बढ़ेगा। अब आपको देखना यह है कि क्या आपको जीडीपी बढ़ानी है या आपको अपने घर में खाना बनाना है। अगर अपने घर में खाना बनाते हैं, घर में तो खाना बनाने से जीडीपी नहीं बढ़ती। नहीं बढ़ती। अमेरिका में खाना बनाने वाले से जीडीपी बढ़ती है। तो स्वामी जी आग्रह आप सबसे यही है, जो स्वामी जी कहते आए हैं कि समझें इस चीज को, इस मायाजाल को, इस चक्कर को हम समझने की कोशिश करें कि ये जीडीपी क्या बोला है। क्या इससे ये कहा जाता है कि जीडीपी जितनी बढ़ेगी उतनी पॉवर्टी, गरीबी और उतना जो भूख है वो हटेगी? ये आपने सुना है, हर रोज आप पढ़ते हैं। पाकिस्तान में एक फाइनेंस मिनिस्टर साहब हुआ करते थे, बहुत जाने माने इकोनॉमिस्ट थे, महबूबुल हक साहब। अब उनका देहांत हो गया। महबूबुल हक साहब ने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस की, उसके वो फाउंडिंग एडिटर भी थे, उसको शुरुआत की थी। उन्होंने एक बार मुझे बताया, मैं आपसे शेयर करूंगा। उन्होंने कहा कि जब वो पाकिस्तान में फाइनेंस मिनिस्टर थे, और ये 40-50 साल की बात है, तो उनकी जीडीपी जो है उस जमाने में 7% एनुअली ग्रो कर रही थी। और 7% जब हमारा हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ था, तो उनकी 7% से ग्रोथ हो रही थी। और वो क्योंकि कैम्ब्रिज से पढ़ के आए थे, हार्वर्ड से पढ़ के आए थे, उनको लगता था जीडीपी इज द टचस्टोन टू डेवलपमेंट, यानी जीडीपी बढ़ेगी तो कंट्री में डेवलपमेंट होगी, भूख भी कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगी और गरीबी भी कम होगी। ये वो मान आए थे। तो उनका ही कहना था, इलेक्शन आई 5 साल के बाद। जब इलेक्शन आई, ये जानते हुए कि हमारे यहां पर जाति और किस किस चीजों पे इलेक्शन लड़ी जाती हैं, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी इकोनॉमी बढ़ रही है हर आदमी की, तो वो उस पार्टी को वापस लाने की कोशिश करेगा। यही उन्होंने सोचा। उनका कहना था कि इलेक्शन हुई, मेरी पार्टी लुप्त हो गई। जब उनकी पार्टी लुप्त हो गई तो उनको रूड शॉक लगा, उनको समझ आया कि जीडीपी इज नॉट द टचस्टोन टू डेवलपमेंट। प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। तो भूख और गरीबी नहीं मिटती है, ये हमें एक भ्रम पैदा किया जाता है। अमेरिका में आप जानते हैं, आप सब कि दुनिया का सबसे अमीर देश जो है अमेरिका है। तकरीबन 30-31 करोड़ की जनसंख्या है उनकी। उनके पास भूखे लोग हैं, उनकी जनसंख्या आज रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं पिछले 15 साल के। 4 करोड़ लोग उनके यहां भूखे सोते हैं रोजाना। यह अमेरिका की बात है। यूरोप में देख लें, वहां भी 4 करोड़ लोग रोजाना भूखे सोते हैं। हमारे देश में 32 करोड़ लोग जो हैं, सरकारी आंकड़ा है कि वो भूखे पेट सोते हैं रोजाना। कहने की बात यह है कि अगर जीडीपी ही एक डेवलपमेंट का टचस्टोन होती, तो अमेरिका में भूख खत्म हो जानी चाहिए थी। भूख बढ़ रही है अमेरिका में, यूरोप में भूख बढ़ रही है, भारत में भूख बढ़ रही है, जीडीपी भी बढ़ रही है। जितनी भूख बढ़ रही है उतनी ही हमारी जीडीपी बढ़ रही है। ये समझने की जरूरत है कि इन दोनों का कोई लिंक नहीं है, एक नेगेटिव लिंक है, पॉजिटिव लिंक नहीं है। और ये गरीबी और ये भूख, ये किससे हटेगी? ये आपका सबसे बड़ा क्षेत्र जो है देश का, जिसमें सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, वो है कृषि क्षेत्र। वो एग्रीकल्चर की बात है। एग्रीकल्चर जब तक देश का संपन्न नहीं होगा, जब तक खुशहाल नहीं होगा, तब तक देश की जीडीपी और देश की डेवलपमेंट का कोई मतलब नहीं है। ये हमको भी समझना है, हमारे किसानों को भी समझना है, हमारी आम जनता को भी समझना है, और तभी हमारी सरकार समझेगी। और यही हमें एक जोर देना है कि हम कृषि, और स्वामी जी का इसमें बहुत बड़ा आशीर्वाद है हम सबके ऊपर। इन्हीं के आग्रह पर, इन्हीं की बहुत दिनों से हमारे ऊपर ये कहना था कि आप लोग आइए, 8-10 लोग बैठकर एक देश का एक चित्रण खींचिए कि हम देश में कृषि व्यवस्था को कैसे, जैसे उन्होंने कहा पहले, उसको वापस लेके आए एक टिकाऊ खेती की तरफ, जहां पर कहीं किसी गांव में आत्महत्या ना करे किसान और कोई आतंकवादी ना हो किसान।
वही एक रास्ता है आज देश के सामने जो जीडीपी के साथ नहीं जुड़ा हुआ, क्योंकि जितना फर्टिलाइजर बिकेगा उतनी जीडीपी बढ़ती है, जितना कीटनाशक बिकेगा उतनी जीडीपी बढ़ती है। अगर हम फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का उपयोग बंद कर दें तो जीडीपी हमारी कम होती है। इसलिए हमारे जो देश के प्लानिंग कमीशन के मेंबर्स हैं वो चाहते हैं कि इनकी सबकी उपयोग बढ़ता जाए, क्योंकि देश की जीडीपी बढ़ती है। उसका किसानों पे क्या नुकसान होता है ये कोई बात नहीं कर रहा, उसका जमीन पे क्या नुकसान होता है कोई बात नहीं कर रहा, खेती पे क्या नुकसान होता है, आपकी हेल्थ पे क्या नुकसान होता है, वो क्योंकि वो सभी चीज मिलके फिर जीडीपी बढ़ती है, इसलिए सब खुश। ये जीडीपी का जो चक्कर है इसको हम समझें, लेकिन आने वाले दिनों में जीडीपी कहां जा रही है ये थोड़ा सा मैं करूंगा। मैं जानता हूं कि बहुत देर हो गई है, मैं बात को खत्म भी करूंगा। समझने की बात हमें यह है, आज दुनिया की कोशिश क्या है, भारत में कोशिश क्या है। हम सब, जैसे स्वामी जी ने कहा कि हम रोटी के बगैर जीवित नहीं रह सकते, लेकिन अब यह कोशिश हो रही है WTO के आने के बाद कि दुनिया में किसानों को खेती से बाहर किया जाए। हमारे देश की भी नीतियां जो हैं पिछले कई सालों से इस तरीके से बन रही हैं कि किसानों को खेती से बाहर किया जाए, जिसको मैं इंग्लिश में कहता हूं एग्जिट पॉलिसी फॉर फार्मर्स। ये हमारे देश में चल रही है। चाहे किसान आत्महत्या करें, चाहे वो खेती छोड़ने पे मजबूर हों, चाहे जमीन का अधिकरण हो जाए, जल जंगल जमीन का, और जमीन का अल्टीमेटली अधिकरण हो जाए, चाहते यह है कि किसान जो है आज वो खेती छोड़ के बाहर हो। हमारी सरकार ये कहती है कि हमारे देश में 60 करोड़ किसान परिवार हैं, परिवारों को मिलाकर 60 करोड़ लोग हैं। 60 करोड़ लोग जो हैं वो देश के ऊपर भार है। उनका ये कहना है इसमें से 70% लोग जो हैं वो खेती से बाहर किए जाए। वर्ल्ड बैंक ने 1996 में एक बात कही थी, मैं आपसे शेयर करूं। उन्होंने कहा था कि भारत में 2015 तक, अब तो दूर नहीं है, 2015 तक भारत में इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी की जो जनसंख्या है जो कि 20 करोड़ है, इससे दुगने लोग भारत में गांव से शहरों की तरफ पलायन करेंगे। मैंने सोचा था कि हमें वार्निंग दे रहे हैं, हमें अलर्ट कर रहे हैं। यानी उन्होंने कहा था कि 2015 तक 40 करोड़ लोग जो हैं भारत में वो गांव से शहरों की तरफ पलायन करेंगे। ये मुझे लगा कि वार्निंग दे रहे हैं, लेकिन अगर आप 2008 की वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पढ़ते हैं तो आपको समझ आता है कि वर्ल्ड बैंक तो कह रहा था भैया ये करो, और हमारी सरकार भी कह रही है कि हम इस पे वचनबद्ध हैं। हमारी सारी कोशिश आज ये है कि जमीन एक बहुत इंपॉर्टेंट एक रिसोर्स है हमारे सामने, लेकिन उन लोगों के पास है, ये कहा जाता है, जो उसका मिसयूज कर रहे हैं, को उपयोग नहीं आता, वो है किसान। तो इन किसानों को हटाया जाए, उद्योगों को लाया जाए, यानी जिसको हम कहते हैं ग्लोबल विलेज। एक पंजाब के कवि ने कहा है, मैं पंजाबी में आपके सामने नहीं लिखूंगा, उन्होंने कहा है ग्लोबल विलेज का मतलब यह है कि दुनिया के गांव हटा दिए जाएं तब एक ग्लोबल विलेज बनता है। इस बात में बहुत बड़ी बात है। उसने कहा कवि ने कि जब दुनिया के गांव आप साफ कर दोगे तब दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज बन जाएगी। और यही आज कोशिश हो रही है कि गांव खाली किए जा रहे हैं। अब ये माना जा रहा है कि 2025 में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है उसमें से 70%, 65 या 70% के करीब जो लोग हैं वो शहरों में रहेंगे, गांव खाली होंगे। तमिलनाडु में 80% जनसंख्या जो है वो 2025 तक वो शहरों में रहेगी। अगर हम इसी तरीके से देख रहे हैं भारत में, तो तकरीबन 60 से लेकर 80% के बीच में जनसंख्या जो है वो गांव से निकलकर शहरों में आ जाएगी। इसका मतलब गांव खाली, खेती होगा जिसकी हम बात कर रहे हैं बचाने की, और शहर जो है वो वैसे ही अपने बोझ के तले दबते रहेंगे। अब समझने की बात यह है ये जीडीपी मॉडल से हम कैसे छुटकारा पाएं, लेकिन उससे पहले उनको भी चाहिए है कि अगर गांव खाली हो गए तो रोटी आपको कौन देगा। अब रोटी का भी उन्होंने इंतजाम कर लिया है। पहले तो आपने सुना कि मल्टीनेशनल कंपनियां हैं बीज की, और ये कंपनियां टेक्नोलॉजी की, फिर उसके बाद कंपनियां आपको सुपरमार्केट्स हैं, ये मिलके खाना देती हैं। लेकिन अब उन्होंने और इंतजाम कर लिया, अब ये तीनों को उन्होंने मर्ज कर दिया, कन्वर्जेंस इसको कहते हैं इंग्लिश में। अब अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी, उसने दुनिया की फ्यूचर फूड फैक्ट्री का एक मॉडल तैयार कर दिया है। जो फ्यूचर फूड फैक्ट्री है वो 17 मंजिल की बिल्डिंग है। मुझे ये नहीं मालूम क्यों 17 मंजिल की है, लेकिन 17 मंजिल की बिल्डिंग उन्होंने तैयार कर दी है, जिसमें कोई किसान की जरूरत नहीं है, कोई मिट्टी की जरूरत नहीं है। पहली मंजिल से आएगा
और 17वीं मंजिल से आपको वही पिज्जा और वही बर्गर और जो वो चाहते हैं वो आपके सामने आएगा। आपके पास कोई चारा नहीं है। कहा जाता है कि फूड चॉइसेस बढ़ रही हैं, लेकिन दुनिया में जो डेवलपमेंट हो रही है, फूड चॉइसेस कम होती जा रही हैं, वो श्रिंक होता जा रहा है। आपकी थाली जो है वो अब छोटी होती जा रही है। अब आपकी थाली में वो गुजरात वाला हिसाब नहीं है, राजस्थान वाला हिसाब नहीं है कि आपकी थाली भरी हुई है, आपको बार बार खिलाते हैं वो। अब वो कम होता जाएगा, क्योंकि अब वो फूड फैक्ट्री जो है वो फूड प्रोड्यूस करेगी और वो उससे जीडीपी बढ़ेगी। जितना आप रोटी खरीदेंगे, जितना आप पिज्जा खरीदेंगे, उतनी जीडीपी बढ़ेगी। तो ये डेवलपमेंट का मॉडल बहुत ही विचित्र है, लेकिन इसको समझने की हमें जरूरत ये करनी चाहिए कि हम समझें कि कहां पर हमारे सामने खतरा मंडरा रहा है, तभी हम उसका एक जो उपाय है वो हम कर पाएंगे। और ये भाइयों और बहनों, अगर आप जीडीपी का चक्कर समझते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत सी चीजें आपके सामने एक क्लैरिटी में आ जाती है और उसमें हमें